हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में यदि बात करें तो चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है, जिसमें डी ब्लॉक के भौतिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे बच्चों की डी ब्लॉक के तत्वों में भौतिक गुण किस प्रकार से पाया जाता है, साथ में मिश्र धातु बनाने की प्रकृति क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहां पर 2 लाइन पढ़ो, इसके बाद हम तो पूरा समझाएंगे ही समझाएंगे बच्चों किस तरीके से कि डी ब्लॉक का जो तत्व है बच्चों वो अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय 2 प्रकार से गुण दर्शाता है। इन्हीं जो डी ब्लॉक के तत्व है उसमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है और प्रतिचुंबकत्व का गुण। अभी हम बताते हैं प्रतिचुंबकत्व का मतलब सीधा सीधा बच्चों आकर्षण का जिसमें गुण ना हो, और अनुचुंबकीय मतलब सीधा सीधा चुंबकीय पदार्थ के पास जाए, तीव्रता से आकर्षित हो जाए, वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहला जाता है। लेकिन प्रतिचुंबकीय में बहुत कम चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, ना के बराबर होगा, जहां पे चुंबकत्व ही ना हो, है ना। चलिए, इसका कारण रहता है बच्चों की डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित डी कक्षक होते हैं, जिससे अनुचुंबकीय गुण होता है, तथा कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। जब भी किसी यौगिक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यौगिक के भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण एक परमाणु अणु या आयन में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से प्रायः युग्मित होते हैं तथा अपने विपरीत चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर देते हैं। फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है तो वह अपना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा तथा उसका स्वयं चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, किसी स्पीशीज अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा तो अनुचुंबकत्व प्रबल होगा। अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल परेशान ना होना, बढ़िया हम डीप में बात करेंगे, बिल्कुल परेशान ना होना बच्चों। ठीक है, चलिए हम कोई भी एक एलिमेंट्स लेकर चलेंगे जिससे हम पूरा रूपरेखा आपको समझा देंगे। ठीक है, चीजें क्लियर है बच्चों। कोई भी एक पॉइंट लेकर चलेंगे। हाँ, कैमरा ठीक चल रहा है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे हम बात कर रहे थे चुंबकत्व के बारे में, ये चुंबकत्व की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों में 2 प्रकार से, एक तो अनुचुंबकीय गुण, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, मुख्य रूप से अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, ये पहला नंबर। और जो दूसरा है प्यारे बच्चों वो आपका है प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय कुछ एलिमेंट्स प्रतिचुंबकीय, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में फेरोमैग्नेटिक भी पाया जाएगा, तो परेशान मत होना। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कैसे चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है इस पर हम बात करते हैं। जैसे बच्चों आपके पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम बच्चों 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, लेकिन 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दिया। जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप ही बताओ। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसका मतलब आपके पास कितना है बच्चों, केवल और केवल 18 है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम होता है 3 पॉजिटिव, मतलब उसके पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, 18। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर बच्चों 3s2 3p6। जो आपका 3d है ना प्यारे बच्चों, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, और 4s में भी आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं बात करता हूं यहां पर मैं बात करता हूं डी कक्षक के बारे में बच्चों, तो डी में 5 कक्षक हैं। डी में कितने कक्षक है, 5 कक्षक, और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो आपका चुंबकत्व का गुण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। तो ना डी में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ना तो एस में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इनमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी इसके पहले जितने भी कक्षक हैं, जैसे मैं 1s की बात करूं, 2s की, क्योंकि भाई साहब अंदर के कक्षक तो इसमें भाग ही नहीं लेते, बाह्यतम कोश के कक्षक भाग लेते हैं और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक की तो कोई कहानी ही नहीं, यहां तक पूरा युग्मित है। अब डी या 4s में अयुग्मित होना चाहिए, जब अयुग्मित नहीं है तो इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से चुंबकत्व का गुण दर्शाएंगे नहीं। इसका मतलब इसका जो गुण है बच्चों वो प्रतिचुंबकत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय। यदि इसकी हम बात करें तो प्रतिचुंबकीय, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय। चुंबकत्व का गुण कैसे होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे भैया मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
कोई भाई अकेला है और अकेला है, वो हमेशा अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करेगा और किसी न किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसे ही जब किसी कक्षक में एक अकेला इलेक्ट्रॉन भटकता है तो बड़े प्रेम से किसी से प्रेम विवाह करना चाहता है और वो ढूंढता खोजता फिरता है, इसलिए उसमें आकर्षण का गुण हो जाता है। ठीक है, आप भी जब बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे जीवन साथी की तलाश होगी, है ना। तो भाई जब तक आप अकेला रहेंगे, सिंगल हैं, तब तक किसी ना किसी के खोज में आप लोग परेशान रहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब अयुग्मित रहता है तो किसी न किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति रखता है और इसी आकर्षण के कारण इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी इसमें जो 3D और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन बच्चों ना तो युग्मित ना अयुग्मित कुछ है ही नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई प्रभाव नहीं दर्शा रहा किसी को खींचने के लिए, तो भैया ये प्रतिचुंबकीय है, यानी चुंबकीय क्षेत्र लाने से दूर भागेगा, पास आने की कोशिश नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर। चलो थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम के बाद आपका आता है क्या, टाइटेनियम। क्या आता है बच्चों, टाइटेनियम। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव ले लें। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, 3 पॉजिटिव में आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 19 हो गई बच्चों। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बच्चों यहां से यदि हम बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 3d, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया और d से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इस 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 4s2 होना चाहिए। अब क्या होगा, अब इसमें भाई साहब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। डी में कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसी को खींचने की कोशिश करेगा, किसी से दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा, बड़े प्यार से मायाजाल फैलाएगा और किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इसी आकर्षण के कारण ये बच्चों अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। कैसा दर्शाएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग बड़े प्यार से कह सकते हो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। कैसा बच्चों, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, यानी अनुचुंबकत्व का गुण इसमें उत्पन्न होता है। यानी किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पर ले जाएंगे या दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र पर ले जाएंगे तो ये प्रबलता के साथ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि ये इसको खुद तलाश है किसी इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए। इनके यौगिक यदि हम टाइटेनियम की बात करें तो इसका कोई भी यौगिक होगा यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर जाएगा तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, प्रबलता के साथ ये आकर्षित होगा बच्चों, इसलिए अनुचुंबकीय है। क्या है, अनुचुंबकीय। स्कैंडियम, टाइटेनियम। इसके बाद अभी हम वेनेडियम की बात करेंगे। वेनेडियम बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 हो जाएगी और बाह्यतम कोश में जो s का 2 इलेक्ट्रॉन तो त्याग देगा बच्चों, लेकिन यहां पे जो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 4s का इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब इस d में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आपके पास 5 कक्षक हैं बच्चों, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें बच्चों कौन सा गुण होगा, तो ये अनुचुंबकत्व का गुण होगा। अनुचुंबकीय गुण मतलब जो आपका वेनेडियम है ये अनुचुंबकीय, वेनेडियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे बच्चों तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। वेनेडियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। ऐसा कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में कौन सा गुण है, प्रतिचुंबकीय है ना बच्चों। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में कौन सा है, तो अनुचुंबकीय। वेनेडियम 3 पॉजिटिव में बच्चों आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा आपके मन में। हाँ, थोड़ा सा मैं यहां पे चुंबकीय आघूर्ण के बारे में भी बताऊंगा बच्चों। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बिल्कुल आप परेशान ना हो, थोड़ा सा आप समझ लेंगे लास्ट में। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या है भाई साहब, है ना, बताएंगे, चिंता ना करें। अभी फिलहाल इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब चुंबकीय आघूर्ण की जो बात आती है बच्चों, और भी एक आध एग्जांपल ले लो सर। जैसे आप क्रोमियम का ले लो। क्रोमियम की आता है बच्चों 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव दोनों में होता है, 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव दोनों में होता है क्रोमियम में। जैसे मान लीजिए बात करता हूं क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े प्यार से आप बता सकते हो कि परमाणु क्रमांक 24 होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। ठीक है बच्चों, जब ये 3 पॉजिटिव होता है, बड़े प्यार समझना, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब
इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 21। 21 का मतलब बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो s का 1 और d का कितना, 3d का कितना इलेक्ट्रॉन त्याग होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, s का 1, तो यहां पर आपका 3d 3 बचा होगा, 4s में 0 बचा होगा बच्चों, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। ठीक है, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। अब इस d में कितने अयुग्मित? तो आप बड़े प्यार से कहोगे कि सर 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण और ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करते, क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करते, तो 2 पॉजिटिव मतलब बच्चों इसमें 22 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, मतलब s का 1 इलेक्ट्रॉन, d का 1 इलेक्ट्रॉन, तो d में बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 4s में 0। ऐसी स्थिति में यदि हम d कक्षकों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, टोटल 5 कक्षक है बच्चों, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें और ये दोनों के दोनों कौन सा गुण दर्शाएंगे बच्चों? तो अनुचुंबकीय। कौन सा गुण दर्शाएंगे? तो बड़े प्यार से आप कह सकते हो सर कि अनुचुंबकीय। कौन सा गुण प्यारे बच्चों? अनुचुंबकीय। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, इन्हीं से चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इन इलेक्ट्रॉनों में आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, तभी तो किसी को आकर्षित करने के गुण बच्चों इनके अंदर होगा। तो इसका फार्मूला है n, मतलब होता है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले समझो, n मतलब अयुग्मित, अयुग्मित, देखो ना यहां लिखा और यहां आ गया, यही तो समस्या जाता है। अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण को आपके बुक में किससे रिप्रेजेंट करता है? जैसे कहीं ना कहीं म्यू से रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ और से भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो म्यू बराबर होता है बच्चों अंडर रूट, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट n, n+2। ठीक है, इससे आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो, इससे आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो। बोलेंगे सर स्कैंडियम का निकालो, तो इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। हम यदि आपसे कह दें कि टाइटेनियम का निकालो, तो सर टाइटेनियम का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? इस टाइटेनियम की बात करते हैं, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण? देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? टोटल 1 है, तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण कितना निकलेगा? 1 1+2, कि 1+1 होता है, n+1 होता है कि n+2 होता है, गड़बड़ ना होने पाए, n+2 होता है। ठीक है सर, अब इसके लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसका 3 हो जाएगा, इसका लगभग 1.73 ऐसे कुछ आता है, इसका आप लोग कर सकते हैं ना। ऐसे बच्चों इसका यदि निकाले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? n+2, है ना, यही है। और n का मान कितना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है बच्चों, तो 2 गुणे 2 धन 2, यानी कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? कितना हो गया? 2 2 4 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपका 8। इसका आप लोग निकाल लो, इसका आप लोग निकाल लो, ठीक है, इसका आप लोग निकाल लेना बच्चों, कितना आएगा? सर 8 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2√2 होगा, है ना, और 2 × 1.414 ऐसा कुछ होता है √2 का, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2.828 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण निकालने का तरीका है। अब मैंने अभी आपको इन पूरी चीजों में एक निष्कर्ष निकालकर बताया कि किसी भी डी ब्लॉक के तत्वों में, वो आयन के रूप में या यौगिक में बच्चों, जब उसमें डी कक्षक अयुग्मित होगा, डी कक्षक अयुग्मित होगा, अयुग्मित मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे जिनमें जोड़े ना होंगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को खींचने की क्षमता रखते हैं, किसी से आकर्षित होने की क्षमता रखते हैं बच्चों, इसलिए उनमें जो गुण पाया जाएगा उसमें चुंबकत्व का गुण, वो भी अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। लेकिन बच्चों यदि हम बात करते हैं, जैसे हम एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, वो भी बढ़िया एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से जिंक का ले लो बच्चों, जिंक का ले लो, जिंक 2 पॉजिटिव है आपके पास, जिंक 2 पॉजिटिव है आपके पास, जिंक 2 पॉजिटिव,
ठीक है, इसका मतलब बच्चों 28 इलेक्ट्रॉन, 28 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 30, लेकिन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसका मतलब बच्चों 3D में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। बच्चों जो 3D है ये 5 कक्षकों से बना हुआ है और पांचों कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं बच्चों, यानी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है बच्चों, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब बच्चों जिसमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है तो वो किसी से क्यों दोस्ती करेगा, किसी से क्यों प्रेम संबंध बनाएगा बताओ। जब उसकी जैसे मान लीजिए आपको भूख नहीं लगी है तो आप किसी से रोटी मांगोगे? नहीं मांगोगे। आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, आप खुद स्वतंत्र हो। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि यदि डी कक्षक अयुग्मित है, डी कक्षक ऐसा अयुग्मित है, तभी उसमें चुंबकत्व का गुण होगा, चुंबकीय गुण होगा, अन्यथा उसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा जो अपन यहां पे बात कर रहे थे। ठीक है, बात कर रहे थे ना बच्चों। देखो भाई साहब, थोड़ा सा यहां पर आप समझो क्या क्या चीज लिखा गया था। अब आप लोग यहां पे समझोगे कि डी ब्लॉक के तत्वों में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण क्यों दर्शाता है, क्योंकि अनुचुंबकीय गुण होने का कारण बच्चों डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और यदि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो प्रतिचुंबकीय गुण भी दर्शाता है। यदि हम इनके यौगिकों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे प्यारे बच्चों, तो उन यौगिकों के भीतर का चुंबकत्व तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है। अंदर का चुंबकत्व क्यों प्रभावित होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही छिपे हुए हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों में कहीं ना कहीं खिंचाव होगा कि नहीं भैया मेरा साथी आ रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा। आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े भाई साहब बड़े प्रेम से। ठीक है, और जब दौड़े तो उनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न, मतलब आकर्षण कर बच्चों, तो अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है, अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है सर, जैसे यहां पर देखो बच्चों, एक परमाणु अणु या आयन में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम मानते हैं उनमें से प्राय युग्मित होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अभी आपने देखा, केवल 3D की बात करें, 72 कोष में हम बात करते हैं, केवल 72 कोष की बात करते हैं, पूरे के पूरे युग्मित मान ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी दशा होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह ही जाता है, और यदि वो अयुग्मित रह गया तो अपना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित कर ही लेगा बच्चों, और स्वयं में चुंबकीय आघूर्ण होगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के इधर उधर चलने के कारण चुंबकत्व का गुण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। यदि किसी स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो अनुचुंबकत्व प्रबल होगा। जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा, भाई 4 लोग हैं, 4 लोगों को दोस्ती करना है तो 4 दोस्त की जरूरत पड़ेगी। 1 लोग है तो भैया जैसे मान लो 5 लोग भूखे हैं तो ज्यादा खाना लगेगा, 3 लोग भूखे हैं तो कम खाना लगेगा, 1 लोग भूखा है बच्चों तो कम खाना लगेगा। यानी भूखे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तो भाई चाहत ज्यादा बढ़ेगी, जरूरत ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती गई तो अनुचुंबकत्व का मान जो थोड़ा सा प्रबल हो जाता है। और यहां पर बच्चों चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है इस आधार पर मैंने आपको बता दिया। चुंबकीय आघूर्ण ये बोहर मैग्नेट लास्ट में लगाना है। चीजें क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं बच्चों आगे की कहानी पर थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं मिश्र धातु निर्माण। उत्प्रेरकीय गुण तो पिछले लेक्चर में कर लिया अपन ने। चुंबकत्व की जो अवधारणा है डी ब्लॉक के तत्वों के लिए इतना काफी है। अब मिश्र धातु कैसे बनाते हैं भाई? जैसे मान लीजिए मिश्र धातु का मतलब है 2 पदार्थों को आपस में मिलाना। अब मिलाने की जो शक्ति है वो क्यों होती है बच्चों? क्योंकि डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम डी कक्षक है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सबको चाहे है एक दोस्ती बनाने के लिए, तो कोई और अयुग्मित वाला आया, आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया, और डी में तो अयुग्मित है ही है, वो चाहता ही है किसी के साथ हम युग्मित हो जाएं। इस कारण से दोनों में बढ़िया बंध बन गया, दोनों आसानी से आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को यदि किसी धातु के साथ मिलाया जाए तो आसानी से मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो खेल है ना बच्चों
वो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भूखे प्यासे पड़े हैं, उन्हें कोई यदि रोटी देने वाला आ गया, रोटी खिलाने वाला आ गया, तो बड़े प्यार से वो रोटी लेकर के अपना पेट पालन करेंगे, अपना पेट पूजा करेंगे। तो मिश्र धातु में जब दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है, उसमें से एक संक्रमण धातु है, मतलब डी ब्लॉक का तत्व है बच्चों, डी ब्लॉक का धातु है। तो दो धातुओं को मिलाया जाता है तो आसानी से वो क्रिया करके नए यौगिक या धातु या एक प्रकार से बच्चों कोई ना कोई कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, वो आपका मिश्र धातु होता है। अब ये जो मिश्र धातु है बच्चों, दो ठोसों के मिलाने से जो विलयन बनता है, विलयन आपने पढ़ा है। बोलो सर विलयन कहां से आ गया? मैंने आपको बताया था बच्चों, विलयन जो होता है, विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलयन दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से बनता है, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से बनता है। ठीक है, उसमें भी मैंने विलयन को बोला था, एक तो होता है द्रव विलयन, दूसरा आपका बच्चों गैसीय विलयन, और तीसरा जो आपका ठोस विलयन। ठोस को ठोस में मिला दो, ठोस को, इसके भी तीन प्रकार के होते हैं, तो ठोस को ठोस में मिलाओ तो ये आपका मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है बच्चों? मिश्र धातु बनता है। इनके भी तीन तीन प्रकार हैं, इनके भी तीन तीन प्रकार हैं, इनके भी तीन प्रकार बच्चों, इसके भी दो और प्रकार हैं। ठीक है, मतलब ठोस में गैस मिला दो, ठोस में द्रव मिला दो, या ठोस में ठोस मिला दो। तो ये हम पढ़ रहे हैं ठोस में ठोस विलयन, जिसे मिश्र धातु के नाम से जानते हैं, जिसे मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। जैसे दो पदार्थों के और सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा। यहां पे हो सकता है एग्जाम्पल, यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है नीचे होगा, तो ये लो भैया, ये लो, थोड़ा सा आप लोग देख लो। कभी यदि ऑब्जेक्टिव में आ ही गया कि जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जो पीतल है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? कॉपर का 60 से 80%, वहीं पे जिंक बच्चों 40 से 20%। इनको यदि मिला दिया जाए तो पीतल बन जाता है। कांसा कैसे बनाया जाता बच्चों? कॉपर और टिन, एसएन क्या है? टिन। ठीक है, एसएन क्या है बच्चों? टिन। एंटीमनी एसबी होता है ना, एसएन क्या होता है? टिन। तांबा और टिन मिला दिया जाए, यानी कॉपर और टिन मिला दिया जाए बच्चों, तो कांसा बन जाता है। ऐसे ही कॉपर, जिंक और निकिल, इनको मिलाया जाए बच्चों तो ये जर्मन सिल्वर बनाता है। इनबार, निकिल और आयरन का मिश्रण बच्चों इनबार बनाता है। अब ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, जो बच्चा नोट्स नहीं लिया है वो अभी भी नोट्स ले ले। नोट्स के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? केवल 100 रुपए देना पड़ता है, 96 85 29 91 49। ठीक है, यदि कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले ले प्रॉपर तैयारी के लिए। तो यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि भाई ये डी ब्लॉक के तत्वों में मिश्र धातु बनाने का गुण कैसे आ गया? तो इसमें बच्चों मिश्र धातु बनाने का गुण इसलिए आ गया क्योंकि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और भूखे प्यासे पड़े हैं। और जब यदि कोई दो ही डी ब्लॉक के दो एलिमेंट्स को आपस में मिला दिया, दोनों भूखे हैं, तो एक दूसरे से आसानी से क्या बनाते हैं बच्चों? पैचअप कर लेते हैं। ब्रेकअप नहीं, पैचअप करेंगे, मिलाप हो जाएगा, घनिष्ठता बढ़ जाएगी, प्रेम संबंध बड़ा हो जाएगा और आसानी से मिल जाएंगे, आलिंगन गले लग जाएंगे और एक नए धातु का निर्माण कर देंगे, जिसे बच्चों हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या बच्चों? मिश्र धातु। तो ये दो प्रकार से मिश्र धातु बनाता है। एक अंतराकाशीय मिश्र धातु। अंतराकाशीय मिश्र धातु, क्वेश्चन ऐसा आता है कि अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार के परमाणु है ना, एक ही प्रकार के परमाणु जमा है, एक ही प्रकार के परमाणु जमा है, कुछ इस प्रकार से बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणु, लेकिन उन परमाणुओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। जैसे एक ही प्रकार के परमाणु है बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणु कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु दिख रहे हैं ऐसे, और इनके बीच आपको रिक्त स्थान भी दिखाई देगा, इनके बीच बच्चों रिक्त स्थान भी दिखाई देगा।
ठीक इस तरीके से। अब इनके भी जो रिक्त स्थान है यहां पर एक कोई छोटा सा आकर के व्यवस्थित हो गया। अब भाई इसमें कलर चेंज कर दो। अब ये अंतराकाशी स्थान पर हो गया और एक आकर के यहां जमा हो गया और एक आकर के यहां जमा हो गया और भाई इसके बीच में परमाणु आकर के जमा हो गया बच्चों। अब ये जो एक प्रकार से मिश्र धातु बना, ये जो मिश्र धातु बना बच्चों अंतराकाशी मिश्र धातु बना। यानी कोई धातु परमाणु का एक बड़ा सा गुच्छा है, एक बड़ा सा मान लीजिए बच्चों पदार्थ है, कई सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उन परमाणुओं के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान है। वहां पर कोई अन्य धातु परमाणु आकर के जुड़ गया और बच्चों एक नया धातु बना लिया। इसे हम बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक या अंतराकाशी मिश्र धातु। कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के अंतर परमाणविक स्थान अंदर है बच्चों, ये अंदर, ठीक है। परमाणविक स्थान में छोटे आकार में परमाणु, जैसे आपका हो जाता है कार्बन है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन तो मान लीजिए गैस है, कार्बन नाइट्रोजन है, बोरान है, ये आदि प्रवेश कर जाते हैं और एक मिश्र धातु बना लेते हैं बच्चों, जिसे अंतराकाशी मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अंदर ही जाकर के रिक्त स्थान में प्रवेश कर गए, क्रिस्टल जालक में उपस्थित धातु अंदर जाकर के रिक्त स्थान में जमा हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों आपका अंतराकाशी मिश्र धातु बन जाता है। कैसा धातु बन जाता है? अंतराकाशी मिश्र धातु बन जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद ठोस विलयन मिश्र धातु, इसको तो मैंने बता ही दिया, इसमें कोई परेशानी की जरूरत है नहीं कि ठोस विलयन मिश्र धातु कैसे बनता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है सर, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है सर। अब विलयन में कैसे विलयन? द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। ठोस विलयन भी तीन प्रकार से होता है। ठोस में ठोस मिला दो, ठोस में गैस मिला दो, ठोस में द्रव मिला दो। ठोस विलयन भी तीन प्रकार का होता है। ठोस में ठोस मिला दो, ठोस में द्रव मिला दो, ठोस में गैस मिला दो। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? ठोस में गैस का अधिशोषण होता है, हाइड्रोजन का अधिशोषण हो जाएगा, पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाएगा। जेली है बच्चों, ठोस में थोड़ा सा द्रव मिला दो, जेली बनता है। ठोस अधिक होता है, द्रव कम होता है, जेली। और ठोस में ठोस, जैसे आपने भी पढ़ी लिया बच्चों कि पीतल जो हमारा, अरे भाई कहां चला गया पीतल जो हमारा, देखो जरा, पीतल जो हमारा है ये आपका कापर और जस्ता से मिलकर बना है। जो कांसा है बच्चों, कापर यानी तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ है, तो ये ठोस विलयन है। ऐसे संक्रमण धातु हैं जिनके पास परमाणुवीय आकार लगभग समान होता है, पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनाते हैं बच्चों। यानी लगभग समान आकार वाले परमाणु ऐसे मिश्र धातु, यानी ठोस जो विलयन है या ठोस विलयन मिश्र धातु कौन से धातु परमाणु बनाएंगे? जिनका लगभग परमाणु आकार समान होगा बच्चों और पिघली हुई अवस्था में आसानी से ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, इनके परमाणु बड़ी सरलता से एक दूसरे के जालक में समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे से जाकर के जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके बंध बना लेते हैं बच्चों। ठीक, ये चीज हो गया आपका। और इसमें शायद एक आध क्वेश्चन भी हो, क्वेश्चन होगा नहीं इसमें, इस पेज में क्वेश्चन नहीं है। अगले पेज में जो क्वेश्चन है बच्चों उसको हम देख लेते हैं। चलिए, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? अब बताओ अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं? और अंतराकाशी यौगिक जो आपने पढ़ ही लिया है, अंतराकाशी यौगिक अब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्या है अंतराकाशी यौगिक? कि संक्रमण धातुओं में यह गुण होता है कि वे छोटे आकार के परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान आदि को अपने क्रिस्टल के अंतराकाश में जकड़ लेते हैं। छोटे आकार के परमाणु इस कारण से धातु परमाणुओं के घेरे के बीच में बंध जाते हैं, इन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ऐसा होने पर धातुओं की तनन शक्ति बढ़ जाती है और वे कठोर हो जाते हैं। मतलब ये मुलायम है यदि, तो यदि आकर के अंदर ही कोई धातु परमाणु जुड़ गया है तो वो कठोर हो जाता है बच्चों, इसे हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से, इसमें कोई फैक्ट ज्यादा नहीं है कि इसमें आप लोग परेशान हो। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ फैक्टर नहीं है। इसके बाद अंतराकाशी यौगिक के गुण, इसमें बच्चों आप लोगों को बताया कि यदि कठोर हो गया है तो कठोर होने का मतलब है इसका गलनांक उच्च हो गया है, शुद्ध धातु की तुलना में अत्यंत कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है बच्चों। इसमें धात्विक चलकता बरकरार रहती है, ऐसा नहीं है कि अशुद्धियां मिल गई है तो धात्विक चलकता खत्म हो जाएगी। रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं और प्रायः अक्रिय होते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से कम उतना क्रियाशील नहीं रह जाते, लेकिन धारा बहेगी, चलकता रहेगी बच्चों। कठोर हो जाता है और गलनांक उत्थानांक भी थोड़ा सा उच्च हो जाएगा। कठोरता के कारण ही गलनांक तो बढ़ता है। गलाना मतलब ठोस से द्रव में बदलना, तो गलनांक अधिक लगेगी क्योंकि अशुद्धियां मिल चुकी है। ठीक है, चीजें क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अंतराकाशी यौगिक के गुण आप लोग आसानी से कर सकते हैं बच्चों। और इसमें से एक क्वेश्चन यहां से आप लोग थोड़ा देखिएगा। हाँ, जिसको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना भैया, है ना, मेरा पर्सनल नंबर है,
मैं ही रिसीव करता हूं। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर आप पैसे लेने के बाद ब्लॉक तो नहीं कर दोगे? भाई ब्लॉक उसी को करता हूं जो फर्जी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं। आज एक बच्चे ने बोला फेम पे से मैंने पेमेंट किया सर, मुझे नोट्स दे दो। कल तक तो बोला सर फ्री में दे दो। मैं कहा भैया फ्री में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी एक दो बच्चे हैं जो साथ में काम करते हैं, उनको भी 2 पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात बच्चों, हमें भी घर परिवार चलाना है। तीसरी बात, भाई साहब मेहनत करके काम करते हैं, यूट्यूब पे क्लास फ्री देते हैं, नोट्स मात्र 100 रुपए लेते हैं। उसने बच्चे ने कहा ठीक है सर मैं कल पेमेंट करूंगा। आज पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजा और फर्जी भेज दिया। मैंने कहा तुम हिस्ट्री का भेज दो या बैंक अकाउंट का जो आपने पैसा भेजा तो कटा होगा। तो वो बोल रहा नहीं सर आप चेक करो, आप चेक करो, आप चेक करो। ऐसे में उनको ब्लॉक ही कर देता हूं। मेरे साथ फर्जी ना करें, मैं बराबर बात कर, हर बच्चे से बात करता हूं। आप मेरे को कॉल करोगे जब टाइम रहेगा बराबर बात करूंगा। हाँ एक्स्ट्रा एडवांस की अब नंबर पा गए हो तो तीसरे दिन कॉल करने लग जाओ तो सीधा ब्लॉक ही हो जाते। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा भाई, अपना रिस्पांस दीजिएगा। जो बच्चा पूरा वीडियो देखता है कि वास्तव में जो नोट्स लिए हैं बात करता हूं कि नहीं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस अन्य बच्चों के लिए क्या बनता, मोटिवेशन काम करता कि हाँ वास्तव में सर बात करते हैं कि यस फर्जी है। ठीक है, चलिए संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं यार, है ना, एक एक क्वेश्चन छूटना ना पाए कुछ भी। चलो, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो बच्चों, संक्रमण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे के मिश्रणी है, मतलब जब पिघलाते हैं तो ये आसानी से एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि इनका लगभग परमाणु आकार समान होता है। दूसरी बात भाई, डी ब्लॉक के तत्वों में अगमित इलेक्ट्रॉन है, चाहत सबको है ना, तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। संक्रमण धातुओं का लगभग आकार समान होता है, अतः क्रिस्टल जालक में एक दूसरे परमाणु आसानी से विस्थापित कर देते हैं और इस प्रकार से मिश्र धातु बन जाता है। यानी परमाणु आकार समान है बच्चों, रिक्त डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इधर उधर भैया है ना एक दूसरे को आकर्षित करने में लगे रहते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से इसका पीछा मतलब इसके पीछे रीजन है बच्चों क्या, परमाणु आकार लगभग समान होना। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेते हैं, क्योंकि पिघली हुई अवस्था में मिश्रणी है, यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, साथ में इनका परमाणु आकार लगभग बराबर है, इसलिए एक दूसरे से आसानी से बच्चों बंध जाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या है, संक्रमण धातु के ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात है, ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, अंतराकाशी यौगिक क्या है, ये बार बार क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भाई क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए इसको मैंने ऐड कर दिया है। बाकी चीजें क्लियर हो गई है, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, पढ़ाते पढ़ाते इतना समय आपको मिल जाता है। बाकी नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है 9685299149। जिन बच्चों को भाई पसंद आया हो, जैसे मेरा नोट्स ही है, इसमें जो पढ़ा रहा हूं ये नोट्स ही, इस चैप्टर में मैक्सिमम नोट्स को ही ऐड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े कि नोट्स कैसा रहेगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।